Hello guys, welcome back to my channel SL Sparkles. As we know that we are reading chapter 1 chemical equations and reactions and equations. In the previous video we will discuss to how to balance a chemical equation, कैसे हम लोग अपने किसी भी chemical equation को balance कर सकते हैं. अब आप लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, कैसे हम लोग अपने इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं. इन्फॉर्मेटिव कहने का मतलब कि कैसे हम लोग इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे हम लोगों को. So the chemical equations can be made more informative in three ways: by indicating the physical states of the reactant and product, by indicating the heat changes taking place in the reaction, and by indicating the conditions under which the reaction takes place. Fine. पहला, इंडिकेट करना फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिकल स्टेट्स जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है. सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सोल्यूशन एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस से तो आप लोग पहले से ही फेमिलियर हैं. एक्वस सोल्यूशन का मतलब वो सोल्यूशन जिनका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है. क्या है? जिनका जो सॉल्वेंट है वो वाटर है. दोज टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस आर नोन एज एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एस, लिक्विड को एल, एक्वस सोल्यूशन को ए क्यू, स्मॉल ए क्यू, और गैस को स्मॉल जी. अब बात आती है कि हमें ये तो पता चल गया कि किस स्टेट को किस प्रकार इंडिकेट करते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं. तो जितना भी फिजिकल स्टेट्स होता है रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, वो उनके बगल में लिख दिया जाता है उनके सिंबल के साथ. ठीक है. अब इस एग्जाम्पल से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक रिएक्ट करता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. फाइन. ये जो रिएक्शन है हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. Zn प्लस H2SO4 गिव Zn SO4 प्लस H2. ये हुआ हमारा एक केमिकल इक्वेशन. अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट्स मेंशन करेंगे. क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट्स मेंशन करेंगे रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की. Zn चूँकि एक सॉलिड है इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, Zn के बगल में स्मॉल s. H2SO4 डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक एक्वस सोल्यूशन है, बिकॉज क्योंकि उसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, इसलिए उसके बगल में क्या लिखेंगे, एक्वस, ए क्यू. Zn SO4 जो कि प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है वो भी एक एक्वस सोल्यूशन है, उसके बगल में क्या लिख देंगे, ए क्यू. और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, वो क्या है, गैस है, तो उसके बगल में क्या लिख देंगे, जी. तो इस प्रकार जब हम लोग इन सारे जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे जो है और प्रोडक्ट साइड पे जो है उन सब के जब हम लोग फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर देंगे तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में. जब ये एक नॉर्मल इक्वेशन था, जब हमने फिजिकल स्टेट्स मेंशन नहीं किया था उसमें, और अब जब हमने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो गया, हम लोग का ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया. ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने का कारण यही है कि फिजिकल स्टेट्स बता रहा है बहुत अलग अलग सबस्टांसेस की जो कि इस रिएक्शन में क्या है, इन्वॉल्व्ड है. ठीक है. अब हमने ये तो समझ गया कि अगर सॉलिड होगा तो कैसे लिखेंगे, लिक्विड होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्वस होगा तो कैसे लिखेंगे, गैस होगा तो कैसे लिखेंगे. लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. हम लोग जानते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में. ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOH2. जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ यानी कि CO2 के साथ, तब क्या होता है, एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है. वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का फॉर्मेशन होता है वाटर के साथ. तो हम लोग ये जो हमारा रिएक्शन है, पहले तो हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ द वेरियस सबस्टांसेस इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे. तो जब हम लोग देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है बिकॉज द सॉल्वेंट इज वाटर.
तो उसके बगल में AQ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके बगल में G कैल्शियम कार्बोनेट एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट है, एंड प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड होता है, इसलिए इसके बगल में क्या लिखा आएगा? S लिखा आएगा। और H2 हमारा क्या है? लिक्विड है, तो उसके बगल में L लिखा आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोग फिजिकल स्टेट्स मेंशन करके इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके फाइन, अब हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, कैसे फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट करके। दूसरा तरीका है इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का, कैसे? हीट चेंजेस इंडिकेट करके। दो टाइप का रिएक्शंस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? या फिर हीट लिख के, हीट एनर्जी लिख के, या फिर सिर्फ जस्ट एनर्जी लिख के। कहाँ पे? तो प्रोडक्ट साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, उसका मतलब ही क्या होता है? हीट इवॉल्व होना। इससे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि जब नेचुरल गैस यानी कि CH4 को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। इसके साथ साथ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O + हीट। ठीक है, इसके साथ साथ जितना भी नेचुरल गैस का बर्निंग होता है या फिर जो भी सारे कंबशन रिएक्शंस होते हैं वो कौन से एग्जाम्पल के होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फ्यूल्स का कंबशन हुआ, जैसे कि वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब कौन सा रिएक्शंस है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। इवन हम लोग के बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो भी धीरे धीरे टूटता है और जो भी सेल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो सब के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यही जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये हम लोग के बॉडी में हीट एनर्जी को मेंटेन करता है। ये जो रेस्पिरेशन है ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है, उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि और एक और बात, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? तो सिंपली हीट लिख के, हीट एनर्जी लिख के, या फिर सिर्फ एनर्जी लिख के। कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग हीट एनर्जी को लिखते थे प्रोडक्ट साइड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, इवॉल्व होती थी, लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी चूँकि एब्जॉर्ब होती है इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड्स ऑफ एन इक्वेशन पे। ठीक है, इसके एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग हीट करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होता है? दोनों कंबाइन होकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। N2 + O2 + हीट गिव्स 2NO। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझ गए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक और बात है कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जिसमें एक सबस्टेंस टूट जाता है दो सबस्टेंसेस में। ठीक है, उन सारे रिएक्शंस को कौन से रिएक्शंस बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट में जलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा दो पार्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CaOCO2। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि जितना भी डिकम्पोजिशन होता है वो सब कौन सा रिएक्शंस होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। अब कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। फर्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है। इस प्रोसेस में सनलाइट एनर्जी अब्जॉर्व की जाती है बाय ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद इस प्रोसेस को किया जाता है। इसीलिए ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, लेकिन चूँकि वाटर जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, वो जो प्रोसेस होता है वो कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है इस रिएक्शन में, इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कंडीशंस को इंडिकेट करके अपने इक्वेशंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे फिजिकल स्टेट्स मेंशन करते हैं, कैसे हीट चेंजेस में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।